अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज जो ऑपोज़िशन की एक कॉन्फ्रेंस थी, जॉइंट ऑपोज़िशन की कॉन्फ्रेंस थी, उसने एक ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर रखा है। कल भी हमने ये बात देखी कि कल जो था वो इजाज़त नहीं मिली थी और आज जब एक होटल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होने गई, जो हॉल जो था वो बुक करवाया गया था ऑपोज़िशन की जानिब से, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बल्कि शुरू में जब 10 बजे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने शुरू हुई, तो ये भी देखने में मनाज़िर सामने आए कि गेट बंद कर दिए गए और फिर गेट को जो है वो फैलान कर अंदर गए कुछ रहनुमा, उन्होंने वहाँ से गेट खोला। बहरहाल ये इजलास जो था वो लॉबी में हो गया और उसके बाद एलामिया जारी कर दिया गया। एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जिसके जो है वुज़रा की काबीना की जो तादाद है वो बढ़ गई है। टोटल जो है वो 24 अरकान नए वफाकी काबीना में शामिल किए गए हैं। और भी बहुत सारी खबरें हैं ऑपोजिशन और हुकूमत को लेके, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाराज नजर आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमें जो है वो ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से परवेज संदेला साहब ने। संदेला साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं कि ये जो आप ऑपोजिशन की जो ये बार बार आपसे सवाल कर रही है कि आज उनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी थी और हुकूमत क्यों उस कॉन्फ्रेंस को होने से रोक रही है। संजय साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं ये कह रही हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस ही तो है ऑपोजिशन की, क्यों इसको इतना अपोज किया जा रहा है? क्यों देखें, जो चीज एक चीज आपको भी मालूम होगी कि नॉर्मल जो चीज होती है कॉन्फ्रेंस होकर खत्म हो जाए तो वो कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज को अपोज किया जाए, अनयूजुअल कोई चीज है, तो वो खबर बन जाती है। तो हुकूमत ने तो इनडायरेक्टली ऑपोजिशन अलायंस का साथ ही दिया है ना, खबरें बनवाई है, हेडलाइंस में लेकर आई तमाम सूरत हाल को इनडायरेक्टली अगर टेक्निकली देखा जाए तो। मेरे सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि जो इस वक्त की अपोजिशन है जिसको लीड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खबर बनानी तो उनको आती है ना। ये चीजें, यही तो उनका फन है कि वो जहां पे खबर मौजूद नहीं होती वहां से भी खबर निकाल लेते हैं। तो ये ताले लगा दिए और फलांग लिया और ये सारा कुछ कर दिया, ये उन्हीं का सारा अपना ही एक वो है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई चीज ना हुई है। हाँ, वो कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं, वहां पे कुछ ऐसे लोगों के आने की इतला थी जो पाकिस्तान मतलब के आप ही बारे में। तहरीक इंसाफ ने ये खुद करवाया है? आप ही कहने तहरीक इंसाफ ने ये खुद देखिए, ये करवाया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका किसी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल किसी जगह पे रोका हुआ। देखें, कल वजीर इत्तला साहब फरमा रहे थे कि हमें बताएं कितनी जगह चाहिए, कहाँ चाहिए, हम करा के देते हैं। टोटल लोग कितने थे? किसी दो कनाल के घर में भी अगर सारे मिलके बैठ जाते तो उसके ड्राइंग रूम में पूरे आ जाते। ये होटल वाला ड्रामा और ये सारी चीजें करना, ये उनका न्यूज बनाने का एक वतीरा है ना, कि वो अपनी न्यूज बनाने के लिए इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं, इस तरह के मामलात को लेते हैं और फिर वहां पे सोशल मीडिया पे उछाला जाते हैं। आपने खुद ही कहा ना कि ये अगर इनकी नॉर्मल कौन से लोग कौन से हैं, कौन सी जमात इनके साथ है, हमें ये देखना पड़ेगा ना। कल तक अपने दौरे हुकूमत में जिन जमातों को ये मुल्क दुश्मन जमातें करार दिया करते थे और कहते थे कि ये मुल्क तोड़ने वाली जमातें हैं, आज उनके साथ मिलकर ये जिस किस्म की न्यूज बना रहे हैं, जिस किस्म का ड्रामा कर रहे हैं, उससे और क्या साबित होता है? तो ये पाकिस्तान नहीं, तहरीक आप इंसाफ का वतीरा है। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी एक जिम्मेदार सियासतदान है, साबिक वजीर आजम है, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मीडिया और सोशल मीडिया पे उन्होंने ये बात कही है कि पहले हमने एक होटल में बुकिंग करवाई, फिर दूसरे में बुकिंग करवाई, हमें कहीं पे बुक जो है कोई भी बहाने करके जो है होटल मालिकान ने हमें मना कर दिया। दूसरी बात ये कि जब हमने एक जगह पे फाइनल कर दिया तो वहां के गेट बंद कर दिए गए मेन वक्त पर और जो है वो हमें हॉल खोल के नहीं दिया गया, ये सारा ड्रामा हुआ। तो मैं कह रहा हूँ, शाहिद खान अब्बासी के अपने घर में 100 बंदा बैठ सकता है। इतने जिम्मेदार हैं तो शाहिद खान अब्बासी के घर पे पहले भी तो मुलाकात होते हैं। तो जो 100 बंदा शाहिद खान अब्बासी के घर में बैठ सकता है, उनके नीचे वाले ड्राइंग रूम में, वहां पे बिठा देते। ये होटल वाला ड्रामा करने की जरूरत क्या थी, या होटल में बुलाने की या खर्चा करने की जरूरत क्या थी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये शाहिद खान अब्बासी आप उन्हें मशवरा देते हैं ना पीटीआई वालों को, जब उन्हें इजाजत नहीं मिल रही थी तो आप एक अच्छे चले आप बेशक वो आपकी ऑपोजिशन है, आप हुकूमत में, लेकिन आप उन्हें मशवरा दे देते, हुकूमत ये मैं तो मशवरा दे मशवरा देती अब उनको। उनको अगले मैं देखे ना, मैं अब उनको अगले प्लान के लिए मशवरा अभी से दे रहा हूँ कि आप होटलों के चक्कर में पड़ते क्यों हैं। लेकिन क्योंकि आपने शुरू अपने सवाल में कह दिया कि वो न्यूज बनाने के माहिर हैं, उन्हें इस तरह की न्यूज बनानी है, इस तरह के मामला अगर नहीं करेंगे तो कौन देखेगा, कौन सुनेगा?
इस अपोजिशन में कौन सी ऐसी जमात है या कौन से ऐसे लीडरान है या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पीछे लोग निकलेंगे? शाहिदा खान बासी की पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है कि वो लाखों लोग निकाल लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है ऐसे लोगों को एंगेज कर कर ऐसी न्यूज और खबरें बनाकर लोगों को बताने और सुनाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, अपोजिशन को अगर निकालना है तो वो इस वक्त जो अपोजिशन में मौजूद है मौलाना फजल मान साहब है, वहां पे वो किसी जगह पे ऑन बोर्ड नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है, वो इनकार कर चुके हैं। उनको पता है कि ये तमाम के तमाम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल किसी भी तरह से किसी भी जगह पे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढते रहेंगे। कोई देखें, अब ये जब भी कोई मुल्क में आपके दूसरे मुल्क का हुक्मरान आया होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के ड्रामे करती है। आज आपके दोस्त आपके जो हमसाया मुल्क है वहां से मतलब उनके जो वली अहद है वो आए हुए हैं, कोई बड़ी खबर ना निकल आए, कोई बड़ी चीज ऐसी ना हो जाए तो उसके मुकाबले में उन लोगों ने ये प्लान कर लिया कि आज के दिन हमें होटल में जगह ही नहीं मिली और प्लान कर लिया। तो ये देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना काम है, पुराना वतीरा है, वो इस किस्म की चीजें करते रहते हैं। लेकिन उनको चाहिए भी अपने जो उनके वर्कर्स हैं, अपने जो उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, वो इस तरह करते हैं। इमरान खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि बाहर वाले सुकून में ना रहें और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन को किसी किस्म का हुकूमत से कोई मसला मसाइल है या प्रॉब्लम है। चलिए, ये बात हम इस चीज का जवाब जो है हम गजाला सैफी साहबा उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। गजाला साहबा प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अब जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, अभी आपने उनकी बात सुन ली सदेरा साहब की, और उन्होंने ये बात कही कि ये जो सारा ड्रामा है ये पीटीआई ने खुद करवाया है कि उन्हें जो है वो ऑपोजिशन का जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसकी इजाजत नहीं दी गई। गजाला साहबा मुझे सुन पा रही है? गालिबन गजाला साहबा को जो है वो कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए संदेला साहब, आपकी तरफ वापस आती हूँ। लेकिन देखिए, बात की जा रही है हर तरह से कंट्रोल करने की, कि हालात को कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, पीका एक बना दिया गया है, लेकिन अवाम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस बात को आप मानेंगे? तो मुझे बताया ना कि पाकिस्तान की कौन सी आवाम जो है वो 2 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख सड़कों पे निकल आई है। कहां से कंट्रोल करना, क्या कंट्रोल करना? एवरीबॉडी इज इन कंट्रोल। कंट्रोल करना किसे कहते हैं? आप तरक्याती चीजों से, आप लोगों की जरूरियात पूरी करने से, आप ये तमाम लोगों के वो जो मसाइल है उसको हल करने की तरफ जाएंगे तो लोग खुद बहुत कंट्रोल हो रहे हैं और कंट्रोल हो रहे हैं। मुझे तो किसी जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई। अभी 8 फरवरी को मैं पाकिस्तान में था और मैं लाहौर में था, बहुत सारी हमारी मीटिंग थी और उन मीटिंग्स में हम लोग पूरे फ्रीक्वेंटली लाहौर घूमते रहे। हमें तो किसी जगह पे कोई ऐसा लोगों का कोई अवाम या जो जिसे कहते हैं कि वो नजर नहीं आया जहां पे मुझे लगे कि अवाम कंट्रोल नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को तो बाकायदा तौर पर कॉल दी हुई थी कि आज के दिन इलेक्शन हुए हैं और उसको पता नहीं ब्लैक डे और पता नहीं क्या क्या किया हुआ था। तो कौन सी अवाम? अवाम तो मौजूदा हुकूमत के साथ है। अब ये देखे ना, मौजूदा हुकूमत आपको जो लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, अगर उनका पिछले 10 दिन का या 15 दिन का आप दौरे टाइम निकाल लें, 15 दिन के अंदर अंदर वो कम से कम 4 से 5 मुल्क घूम के आए हैं, 4 से 5 मुल्कों में जाके अपने बरादर मुल्कों से मिले हैं और उनमें एक आध जो दूसरे मुल्क के सरबराहान वो पाकिस्तान में आकर रह कर गए हैं, वो जो भी उनके मामलात है करके गए हैं। तो अवाम तो कंट्रोल ही कंट्रोल है, अवाम को तो मसाइल ही कोई नहीं है। और अगर ये जिस कानून की आप बात कर रही है, या क्या ये कानून आपको सूट नहीं करता? क्या ये कानून मुझे सूट नहीं करता? या क्या पाकिस्तानी आम इंसान जिनकी इज्जत की कोई वैल्यू होती है, जिसको मर्जी उछाल दो, जहां मर्जी नाम ले दो, जिसका मर्जी लगा दो, इतने खा गए इतने पी गए, तो इस कानून से किसी को तो कोई मसला नहीं है। हाँ, मसला उनको हो सकता है जिन्होंने झूठ बोलकर अपनी दुकानदारी चलानी है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आम आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम आवाम को कोई मसला नहीं है। आने वाले दिनों में आम आवाम देखेंगे, आप पंजाब में, मरकज में, सूबे अपनी अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सूबा है वहां पर हुकूमत है, वहां पर क्या मसला है इस वक्त? आपको वहां पर कोई प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, कोई एहतजाज नजर आ रहा है, कोई लोग सड़कों पे निकले हुए नजर आ रहे हैं? मैं आपको पंजाब का मसला बताती हूँ। आपने कहा ये कानून आपको सूट नहीं करता, मेरी अगर आपने बात की तो ये कानून मुझे सूट नहीं करता, ये मेरी अपनी राय, आपकी राय अपनी जगह है। लेकिन पंजाब की जहां तक बात की, तो मैं आपको पंजाब की बात बताती हूँ। आपकी जो इत्तेहादी है जिसके बगैर आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस तरफ से पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये शिकायतों के एक अंबार आए हैं पार्टी के चेयरमैन के पास और दूसरे जो सीनियर लीडरशिप है उनके पास। और ये कहा जा रहा है कि जो वादे किए गए थे पंजाब में, जो बात तय हुई थी, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे पंजाब में पीपल्स पार्टी के ऊपर
इत्तेहाद की बात हुई थी, उस सबको जो है वो अब लिफ्ट नहीं कराई जा रही है, जिसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। अच्छा नहीं, मैंने आपका नाम हरगिज़ नहीं लिया कि आपको सूट नहीं करता। मैंने आपका कोई आपको डायरेक्ट नहीं ये कहा। पहले तो आप ज़रा उसकी करेक्शन कर लें। मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को जिन्होंने कोई झूठ बोलना है, जिन्होंने इस किस्म की कुछ चीज़ें करनी है, वो कह सकते हैं। जहाँ तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, देखिए मैडम होता क्या है कि ये जो जमहूरियत है ना, इसमें सारी आज़ादी होती है। अगर आपके कोई मसाइल हल नहीं हो रहे या आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, तो आप हुकूमत के साथ बैठेंगे, दोबारा बैठेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी, बल्कि मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी बेनिफिशियल जमात है। देखिए 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, 2 सूबों में उनके गवर्नर हैं, सदर उनका है, स्पीकर उनका है, और इसके अलावा जितने आईनी होते हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। उनके कौन से ऐसे काम नहीं हो रहे? अब मुझे ये बताएं जरा कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त हिस्सा मांगे, जो सिंध में हुकूमत है, या हिस्सा मांगे इस वक्त जो बलोचिस्तान में है, तो क्या वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में क्यों देगी मुस्लिम लीग नून को हिस्सा? उनकी तो अपनी इंडिपेंडेंटली एक हुकूमत वहां पर बनी हुई है। तो यहां पर पीपल्स पार्टी का भी शायद इसलिए वो यहां पर जो मांग रहे हैं, डिमांड में कर रहे हैं, पंजाब में ना उनकी किसी जगह पे कोई ऐसी जरूरत है, ना उसके बगैर हमारी हुकूमत पंजाब में कोई किसी किस्म का मसला है। उनके जो टेक्निकल प्रॉब्लम है या मसाइल है, वो पहले वाला दौर नहीं रहा। पंजाब में जो काम हो रहे हैं, अगर एसी डीसी आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मुकम्मल इस वक्त पंजाब हुकूमत में जो उसको रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो कर रहे हैं। तो किसी जगह पे कोई ऐसे मसाइल अगर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो आगे जाके हल होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों बड़ी जमातें हैं, माजी में दोनों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है, और उन्हीं सीखने की वजह से आज वो एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, एक दूसरे के साथ लाजमो मलजूम है। मीडिया की हद तक कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी जगह पे अगले 5 साल में ये दोनों जमातें इलेक्शन के नजदीक अगर बहुत सारी चीजें होंगी, वो होनी भी चाहिए, होती भी है, क्योंकि दोनों जमातों ने अपने अपने वोटरों के पास वापस जाना है। तो उनको बताने के लिए कुछ ना कुछ तो देना होगा ना, हमने 5 साल क्या किया, कि हमने 5 साल क्या कहते रहे हैं। तो इसके अलावा मुझे कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई परेशानी नजर नहीं आती। बिल्कुल, आपने जो अनिला साहब जो बताया कि लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार एनालिस्ट हैं पीजी मीर साहब। पीजी मीर साहब, आपको जो है प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और अभी जैसे बात कर रहे थे हुकूमती नुमाइंदे के पंजाब में जबरदस्त हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ इतना फिट है पाकिस्तान में जैसे संदीला साहब अभी बता रहे हैं? देखिए जी, जब आप पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गेज करते हैं पॉलिटिकली, तो ये दोनों बहुत बड़े राइवल्स रहे हैं। ये तो पीटीआई तो अब आई है ना, 4-5 साल हो गए इसको, ये तो अब आई है, जो कि फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू पॉलिटिकल पार्टी बनी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज जो आपको एक रोशनी नजर आ रही है कि ये दोनों पार्टियां बैठी तो हुई हैं साथ, लेकिन क्या ये वाकई साथ बैठी हुई हैं गवर्नमेंट के लिए? मुझे तो लगता है जिस वक्त 19-20 कहीं भी आपका पलटा इधर उधर होगा, ये पार्टी अपनी अपनी जगह जाएंगी। और पीपल्स पार्टी का एक अपना नजरिया है, पीएमएलएन का एक अपना नजरिया है, और इन दोनों के नजरिए जो हैं, नजरियाती पॉलिटिक्स, वो एक नहीं है, ये मुख्तलिफ है। और लेकिन इसके अंदर अब कौन कितनी लचक दिखाता है, ये अब आपको टाइम बताएगा। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं कि जो भी पार्टी थोड़ा सा नीचे जा रही होती है, हमारे जो लीडर्स मैं इनको नहीं कहूँगा, ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जाके फेंस पे बैठ जाते हैं, ये वेट करते हैं कि हमने किस पार्टी को ज्वाइन करना है, किस पार्टी को ज्वाइन करना है। ये हमने सबको देखा हुआ है, सारों को देखा हुआ है। और ये जो पीटीआई में बैठे हुए हैं, ये भी इनका भी सारा हमने देख लिया है ट्रैक रिकॉर्ड। सो ये एक इस वक्त एक ट्रांजिटरी पीरियड है हमारी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। अल्लाह करे अगर तो आपकी बातचीत शुरू हो जाती है सारों के साथ, तो आई थिंक देन वी हैव अ फ्यूचर समवेयर। अगर नहीं है, मैं बार बार रिटरेट कर रहा हूँ, ये बैठे हुए पीछे ये आ जाएंगे, और फिर ये अगर आए तो ये जाएंगे नहीं। तो खुदा के लिए आपस में बैठ के बात कर लो और इस मुल्क को आगे चलाओ। दैट इज द वे फॉरवर्ड। अदरवाइज जो मर्जी पॉलिटिकल डिबेट कर लें, जो मर्जी आप प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लें, बात यह है कि पॉलिटिकल डायस्पोरा के अंदर सबको मिल के बैठ के बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है। चॉइस है फिर वो बैठे हुए हैं, वो बता के भी नहीं आते हैं, वो जब आ जाते हैं फिर सारे तालियां मारेंगे, जब बैठेंगे फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो उससे पहले क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते भाई? हमने ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा।
आपने इकट्ठे होने की बात की और अभी जैसे ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात हो रही है, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी का कल ही एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि जाहिर है वो अब तहरीक इंसाफ के साथ बैठने जा रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि जब अभी हमें दीवार से लगाया गया है, मगर जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की तो खान साहब ने हमें दीवार से लगाया हुआ था। जब इस तरह के बयानात आएंगे और माजी की बातों को इतना कुरेदा जाएगा, मतलब इससे पता चल रहा है कि दिल में जो रंजिशें हैं पीटीआई के लिए उनके दिल में वो खत्म नहीं हुई हैं। इसी तरह कुछ हमें नजर आ रही है सूरत हाल JUIP की जानिब से। तो आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन बन पाएगा और मिलकर बैठकर सब बात कर पाएंगे इस तरह की सूरत हाल में? देखिए, जब वो कहते हैं ना दीवार के साथ लगाना, हमने हर पार्टी के लीडरशिप को और पार्टी को देखा कि दीवार से लगी हुई है और लगाई गई है। तो ये क्यों लगाई गई है? बिकॉज आपके खुद अंदर नाइतफाकी इतनी है कि आप दूसरों को चांस देते हैं इंटरफेयर करने का। अगर आपके अंदर इत्तेफाक हो तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आ सकता है। लेकिन ये हर बंदा गेट नंबर 4 के लिए तैयार होता है कि इसको गिराना है, उसको गिराना है, उसको लाना है और हमें बताएं कि हमारे साथ क्या करना है। ये तो हमारा एक मोडस ऑपरेंडी है। अब इस वक्त जो आप कह लो कि हमारे चीफ आए हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि भाई आर्मी हैज नथिंग टू डू विद इट, तुमने जो करना करो। हालांकि ये SIFC के अंदर है और आप देख रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इतनी वो कहते हैं वो तेज तरीके से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। बट एटलीस्ट हम एक स्लो एंड स्टडी पेस पे जा रहे हैं। लेकिन हमारी कौम ऐसी है कि वो जिस तरह आपने ट्रैफिक देख ली है कि किस तरह चलाते हैं, तो हम कहते हैं कि रिजल्ट भी इंस्टेंट आए। तो इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि इतना हमने सबने मिलकर डैमेज किया हुआ है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक ही तरीका है, मैं बार बार इसको रिट्रेट करता हूँ, खुदा के लिए बैठ जाओ, 2 फुट पीछे हट जाओ, 2 फुट इधर हो जाओ, 2 फुट इधर हो जाओ और एक ऐसा मीडियम इख्तियार करें कि जिसमें नेशनल इंटरेस्ट आ गया है। हम नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट को देख रहे हैं और पॉलिटिकल सर्वाइवल की हम बात कर रहे हैं। हम मुल्क के सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे। तो इस मैं समझता हूँ इस नजरिए को अगर हम आगे रखेंगे तो आई थिंक वी हैव अ चांस समवेयर, अदरवाइज देन वी नो। पीटीआई से गजाला सैफी साहिबा ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। गजाला साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आपका सवाल दोबारा जरा दोहराइएगा, बिकॉज आपकी आवाज क्लियरली समझ नहीं आ रही मुझे। गजाला साहिबा, अभी PJ मीर साहब हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि मुल्क के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो क्या पीटीआई अब ने माजी से ये सबक हासिल किया है कि वो अब तमाम जमहूरी पार्टियों के साथ मिलकर, तमाम जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ मिलकर बैठे और अब जो है वो थोड़े से 2 कदम पीछे हटकर सिर्फ जमहूरियत की बका के लिए जो है वो सामने आए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम ही जमहूरियत की बका का है, क्योंकि जब पाकिस्तान जमहूरियत का मतलब है लोग, अवाम, और अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और अब वो लोग भी जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएटेड थे, ख़ास तौर पे PMLN के जो एक ऊपर की सतह की लीडरशिप थी, जो समझदार लीडरशिप थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरफ रुजू हो रही है। उनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की बका के लिए अगर काम करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर को बाहर लाना होगा और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा। देखिए, क़यास और ख्याल की बातें कुछ और हैं। असलियत यह है कि आपने एक बड़े लीडर को बंद किया हुआ है और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उनको भी ऑन बोर्ड होना चाहिए। इसीलिए वो तमाम लीडरान जो कि कभी किसी और पार्टी के अहम रुकन थे, मिनिस्टर्स भी रह चुके, वो अब आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, जो कि मेरे ख्याल में एक पेशन गोई है इस बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक और इसकी डायनामिक बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अवाम का साथ है और लीडरशिप मुख्तलिफ जगहों से आके ज्वाइन इन कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ज़्यादा बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है। अच्छा गजाला साहिबा,
अभी आपने एक बात कही कि जो बानी पीटीआई हैं वो जेल में हैं, उनको रिहा किया जाए और उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। बहरहाल उनको सजा तो हुई भी है, आप अपील में गए हैं, लेकिन अभी वो एक सजा हुई भी है और वो उस वजह से वो जेल में हैं। तो अभी जो तहरीक इंसाफ की जो कयादत है, मौजूदा कयादत है, उसके अंदर इतनी जो है वो सलाहियत नहीं है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है कि वो तमाम तर जमातों को के साथ मिलकर बैठे अपने फैसले खुद कर पाए। देखिए, अपने फैसले हमारी जो हमारे अंदर विरासत नहीं है, हमारी पार्टी के अंदर कोई बेटा या कोई बेटी या कोई रिश्तेदार जो है वो पार्टी की स्ट्रिंग्स को नहीं पुल कर रहा। पार्टी को पार्टी के मेंबरान के हाथ में दिया हुआ है, क्योंकि चेयरमैन ऑफ पार्टी जो है वो जेल में है। तो इस वक्त जो बागडोर जो है वो पार्टी मेंबरान के हाथ में है, जिनको अहम मामला को तय भी करना है। अब इसमें कुछ अख्तिलाफात भी हैं और चीज़ें भी हैं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि अवाम जो है वो इस पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि वो महसूस करते हैं पाकिस्तान की नब्ज़ जो है वो अवाम के हाथ में है और अवाम महसूस ये कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा लीडर है, चेयरमैन है, वो जब तक वापस नहीं आते, जब तक कि पाकिस्तान की सियासी इस्तेकाम की तरफ जाना बहुत मुश्किल होगा। ये ज़रूर है कि चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो इस बात को बिलीव करते हैं कि उनकी जो रिहाई है वो कोर्ट के थ्रू ही होगी इंशाल्लाह, और सही फैसलों की बुनियाद पे वो बाहर आएंगे। मगर अगर कोई मुतसलसल यकीन रखता है इस मामले में और ये समझते हैं कि इमरान खान के फैसलों को किसी तरह से सबोटाज करने की कोशिश की जाएगी, तो अवाम की गहरी नज़र और मौजूदगी यहाँ है, इसकी वजह से ऐसा होने की मेरे ख्याल में कोशिश नहीं की जानी चाहिए। परवीन संदेला साहब, आप बताएगा कि क्या आपको लगता है कि जब तक इमरान खान या बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे तब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पीटीआई जो है वो अपने फैसले खुद से, लगता तो पीटीआई का बज़ाहिर यही है कि वन मैन शो है कि जो लीडरशिप है वो छोटी छोटी बातों को मशवरे करने के लिए जाती है, फिर मामला डिले होते हैं अगर इजाजत नहीं मिलती जेल हुक्काम की जानिब से। अभी जब मुज़ाकरात होने की बात हो रही थी तब भी हमने यही सारी प्रैक्टिस देखी थी। संदेला साहब। बेनज़ीर साहब देखें, इमरान खान जो है ना वो स्वाय इस मीडिया के जिसके ऊपर उसकी पूरी गिरफ्त है, मतलब देखें अब पिछले आधे घंटे से ये प्रोग्राम हो रहा है, सिर्फ इमरान खान डिस्कस हो रहा है, और जिसकी मेरे ख्याल में किसी भी जगह पे कहीं भी जरूरत नहीं है। लोगों ने भी देख लिया है, इस मीडिया ने भी लाडला बना के देख लिया, वो अपने दौरे हुकूमत में जो मुल्क के साथ करके गए हैं वो सब आपके सामने है। तो स्वाय अगर ये आज मीडिया जो है वो अपनी उस इमरान खान की मोहब्बत से निकल जाए और इस मुल्क पर, इस टीवी टॉक शोज पर, न्यूज में वो चीजें डिस्कस हों जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, या आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्या अचीव कर रहा है, क्या मोर अचीव करना चाहिए, किसके साथ आप मिल रहे हैं, किससे कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये वो खुद खत्म हो जाएगा। इमरान खान की तो स्वाय इस मीडिया में जो डिस्कस हो रहा है सुबह शाम, इसके अलावा क्या अहमियत है? वन मैन शो है। वो देखें, अगर उसने वो जमहूरी सोच रखने वाला इंसान हो ना, तो वो हर हाल में इस मुल्क की जमहूरी जमातों के साथ बैठे, एक दफा बैठे, 10 दफा बैठे, 15 दफा ऐसे डायलॉग करे, कहीं ना कहीं जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। वो खत किन को लिखते हैं? वो लिखते हैं आर्मी चीफ को। वो इंसाफ किन से मांगते हैं? वो मांगते हैं आर्मी चीफ से कि वो किसको कह रहे हैं कि आप इनको हटाएं और मुझे लाएं, वो किसको बता रहे हैं, किसको कह रहे हैं। तो ये उनका जो माइंड सेट है ना, और पाकिस्तान का जो मीडिया है, स्वाय इसके और इमरान खान की कोई ना तो वो कोई क्रेडिबिलिटी है, ना आने वाले दिनों में किस जगह पे वो नजर नहीं आ रहा है। परवेज साहब, आप हमें कोई अच्छी ठोस खबर कोई सुना दीजिए, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। जी मैं सुना देता हूँ। मतलब हर चीज में मुझे समझ नहीं आती, हर चीज में मीडिया ही को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? जी मैं क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूं कि देखें, पिछले आधे घंटे से हम एक ऐसे इंसान को डिस्कस कर रहे हैं जो रेलिवेंट ही नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। आप मुझे जरा 15 किस्से सुनाएं, 15 प्रोजेक्ट बताएं जो जाके इसका जवाब ले लेते हैं। मीर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। मीर साहब, आप ये बताइए कि क्या हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन जो है, ये वो क्या है, वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, किस मुल्क जा रहे हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं? आपके मुल्क में इस वक्त क्रिकेट का मेला लगा हुआ है, आपकी जीत हो या ना हो जरूरी नहीं है। पूरी दुनिया जो आपके मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं थी, पूरे का पूरा दुनिया इस वक्त बैठा है। 160 मुल्कों में पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज की बात की जा रही है। क्या किसी जगह पे बात हो रही है
क्या इस वक्त इसके अलावा मीर साहब को इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। मीर साहब की तरफ मुझे आने दीजिए। मीर साहब, क्या पाकिस्तानी मीडिया गलत कर रहा है अगर वो खबरों को डिस्कस कर रहा है? जो हमें खबरें मिलेंगी हम उन्हीं को तो डिकोड करेंगे, हम उन्हीं पे तो तजिया करेंगे ना। मीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जी जी, देखें, जो भी न्यूज होती है किसी की भी, आपने देखा जब आसिफ अली जरदारी इनकार्सरेशन में थे तो सारी आसिफ अली जरदारी की न्यूज थी। नवाज शरीफ जब अंदर थे तो नवाज शरीफ की न्यूज थी। आज इमरान खान है तो इमरान खान की न्यूज है। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इमरान देखें, आप और मैं डिसएग्री कर लें, जो मर्जी डिसएग्री हो जाए, लेकिन इमरान एक पॉपुलर पार्टी के लीडर है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो उनकी रेलेवेंस जो है वो आपको सड़कों पे नजर आ जाती है, उनकी सपोर्ट में नजर आ जाती है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज देयर आउटलुक। हमने इसको देखना है कि ये जो पीटीआई कहती है कि भाई इनको रिलीज कर दें, ये कर दें, वो तो कोर्ट्स का काम है और कोर्ट्स की तरफ हर बंदा भी देखेगा। आपने पीएमएलएन के काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को देखा है, वो कहते हैं उनको इंसाफ चाहिए बिकॉज पीएमएलएन भी बड़ी बुरी तरह डसी हुई है कोर्ट्स के थ्रू, पीपल्स पार्टी भी डसी हुई है और आज पीटीआई है। सो आपने देख लिया कि कितने संगीन इल्जाम नवाज शरीफ पे लगाए थे, वो सारे खत्म हो गए। तो आज ये जो हम देख रहे हैं इमरान के ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं, वो सबको पता है क्या ठीक है क्या गलत है। सो लेट्स नॉट, वो कहते हैं ना, वो लेट्स कट द कमर्शियल्स और रियलिटी पे बात करें। हमें जो मर्जी हो, जो गिल्टी है, जो नहीं है गिल्टी वो नहीं गिल्टी है। अगर तो हमने इस रूट पे चलना है तो हम पाकिस्तान की मैं कहूँगा पाकिस्तान का फ्यूचर देख सकते हैं आप। अगर आप नहीं चलेंगे आप इवेंचुअली देखेंगे कि जो आपकी एफडीआई थी वो रुक गई थी, वो तो रुक गई थी, रेकर्ड के बाद भी रुक गई थी वो। तो ये जो सारा सिलसिला है, हमें इंसाफ चाहिए, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। इंसाफ, जब तक जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वो मुल्क आगे तरक्की करेगा नहीं, आपका बिजनेस आगे चलेगा नहीं, और साथ साथ आप याद रखें कि आपकी अपनी इकोनॉमी को नहीं चलेगी। ये क्या वजह है कि आपके टॉप बिजनेसमैन ने बाहर जाकर बिजनेस शुरू कर दिया? क्यों? क्योंकि जब तक आप सिक्योर नहीं होंगे थ्रू द कोर्ट्स, आप किस तरह अपने मुल्क को आगे चलाएंगे? सो एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई की सपोर्ट है, नून की अपनी सपोर्ट है, पीपल्स पार्टी की अपनी सपोर्ट है। तो हमें यहाँ बैठ के ऑब्जेक्टिवली, नॉट इमोशनली, क्योंकि हमें हो जाते हैं इमोशंस कि जी कोई इमरान के साथ है, कोई नवाज के साथ है, कोई जरदारी के साथ है। नो, ऑब्जेक्टिव टॉकिंग अबाउट, नॉट इमोशंस। इमोशंस आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। प्रैक्टिस आंसर किस मुल्क को आगे लेके चलेगी। सो बेसिकली मैं तो कहूँगा ठीक है, लगी हुई है कि भाई इसको रिहा करो, बट मैं पीटीआई से सवाल करूंगा, भाई मुझे बताएं के अलावा व्हाट इज योर फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसी। बताएं, आप बताएं कि अगर आप कल चेंज लेके आएंगे जिसमें तो सिर्फ एक ही बात करिए अपने लीडर को, आप नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट साथ साथ इनको ये भी चाहिए कि अपनी इलेक्टोरेट को जवाब दें कि भाई हम आएंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। दैट इज द वे फॉरवर्ड। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उस पार्टी के तर्जुमान ने जो कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, यानी जेयूआई से असलम गौरी जो कि तर्जुमान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जो अलायंस बनने जा रहा है, ऑपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मौलाना फजल रहमान है, जेयूआई से है। लेकिन अभी 2 रोजा कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें हमें मौलाना फजल रहमान नजर नहीं आए। वो के वो इस मुल्क में कतर में मौजूद हैं, लेकिन ये कहा गया था कि स्काइप या जूम के जरिए जो है उन्हें कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाएगा। जी, मौलाना साहब पहले जाने से कबल इनको बता चुके थे कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। ये तो 2 दिन कतर में रहने के बाद कल मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे और आज मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे हैं। मौलाना साहब उम्रे पे हैं और उनकी नुमाइंदगी हमारी तरफ से मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, रुकन कौमी असम्बली भी हैं,
उन्होंने और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, दोनों ने नुमाइंदगी की, एक वफद गया हमारी तरफ से, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ वहाँ पर रखा। असल में हम एज ए मुबस्सर उसमें शरीक हुए हैं, हमारी पार्टिसिपेट एज ए मुबस्सर थी, और हमने एज ए मुबस्सर ही हमारे दोनों साथी वहाँ शरीक हुए और दोनों ने स्पीच की और अपनी जमात का मौक़िफ़ उस प्रोग्राम में रखा है। अलबत्ता हम किसी इत्तेहाद का अभी तक हिस्सा नहीं है। उसकी मेन वजह ये नहीं है कि हमें इत्तेहाद पसंद नहीं है, उसकी मेन वजह ये है कि हम तो इत्तेहादों के डसे हुए हैं। हम तो इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, इत्तेहाद को चलाना चाहते हैं, लेकिन इससे कबल आपको पता होगा कि पीडीएम भी हमने बनाया था, पीडीएम हमने चलाया भी था, और पीडीएम से जब आखिर में पहुंचे हैं तो जो हमने 2018 में पीडीएम जिस मकसद के लिए शुरू किया था तहरीक, वो थी साफ और शफाफ इंतखाबात। लेकिन 2024 के इंतखाबात मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी कि आप ये बात कह रहे हैं और आप ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि अभी आप किसी ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, यानी JUI पे जो है अभी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम किसी इत्तेहाद का अभी तक हिस्सा नहीं है। हमने पीटीआई और हमारे दरमियान में बहुत बड़े बड़े फासले हैं। हमने उनको हल करने के लिए कामरान मुर्तज़ा साहब और सद कैसर साहब पर मुश्तमल एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी में जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के हवाले से थे, हमने उनके हवाले किए था। 10-12 दिन हो गए इस बात को, अभी तक पीटीआई ने हमें वो जवाब नहीं दिया है। और हम समझते हैं कि जब तक हमारे और पीटीआई के रास्ते दुरुस्त ना हो सके, हमारे आपस में जो इख्तिलाफ़ात है उनको हम दूर ना कर सकें, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर ना कर सकें, उस वक्त तक इस इत्तेहाद में जाने का फ़ायदा नहीं है। हम इत्तेहाद को मजबूत बनाना चाहते हैं, साबका तजर्बात की रोशनी में हम इसको मजबूत तरीके से इसको लेकर आगे चलना चाहते हैं, टीआरओ बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, कोई टीआरओ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इत्तेहाद है। इत्तेहाद तो किस चीज़ का इत्तेहाद है? आखिर इत्तेहाद बनाने के मकसद होते हैं। तो मैं समझता हूँ, और कुछ दिनों से तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि एक पार्टी ने तो ऐलान भी कर दिया कि हम इसके बाद अपने तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो जब इत्तेहाद ही नहीं बना तो तहरीक का आगाज़ और अकेले ऐलान अकेले ऐलान करना, तो मैं समझता हूँ ये वो चीज़ें हैं जो ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा गौरी साहब, आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर नहीं किए गए, पीटीआई ने इस कमेटी को तो बने भी जैसे अभी आपने बताया काफी दिन हो गए, तो क्या पीटीआई की लीडरशिप ने आपसे वो तहफ़्फ़ुज़ात पूछे, या आप हमारे जरिए कुछ 3-4 पॉइंट्स हमें बता दीजिए जिस पर आपको पीटीआई से इख्तिलाफ हो इत्तेहाद बनाने में? देखिए, हमने पीटीआई को बाकायदा तहरीरन जनाब असद कैसर साहब को 8-10 दिन पहले दिए हैं, और जब तक हमारे दरमियान में एक मामला रुके हुए हैं, जब तक वो हम मीडिया पे नहीं ले जाना चाहते, और पहले हम चाहते हैं कम से कम दोनों पार्टियां जिसे क्लियर कर लें, और अगर वो हमारे अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम मीडिया को देंगे, लेकिन अभी तक हमने आज कोई ऐसा फैसला नहीं किया। हमारी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के साथ, तो इसलिए हम उनको जब तक दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक हम किसी भी इत्तेहाद का या तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं। हम 2018 से रैलियाँ भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, मिलियन मार्चेस भी कर रहे हैं। इस वक्त तक 6-7 प्रोग्राम कर चुके हैं, और ईद के बाद हो सकता है हमारा अगला प्रोग्राम इस्लामाबाद के करीब हो। तो हम अपना काम जारी रखे हुए हैं, तहरीक जारी रखे हुए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि चेहरा बदलने से, जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, चेहरे बदलने का फ़ायदा नहीं है। तो आज की तकरीर भी कामरान मुर्तज़ा साहब ने यही बात की है कि हमें पहले ये इस पे बात करनी चाहिए कि सिर्फ आइन के ऊपर, आइन की सुपरमेसी की बात तो होती है, लेकिन फिर ये 5 साल पहले आप आइन कहा था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, तो आज इसी को देखना पड़ेगा। पहले आइन की सुपरमेसी है, तो उसके लिए सबसे बुनियाद ये है कि साफ और शफाफ इंतखाबात। उससे हम क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पर बात होगी, और इसलिए हमने इस एलामिये पे भी साइन नहीं किए। जब हम एज ए मुबस्सर गए थे, एज ए मुबस्सर हमने शिरकत की, और इस एलामिये पे साइन नहीं किया जो उन्होंने जारी किया। अच्छा भाई साहब, मुझे ये यहाँ एक बात क्लियर कीजिएगा कि JUI पे क्या इस बात के हक में है कि फौरी तौर पर जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं इसी सिस्टम में रहकर, जो कि पीटीआई डिमांड कर रही है? देखिए, हम ये मैंने पहले भी कहा, अभी ये अर्ज करूंगा कि जब तक कि हमें यकीन दहानी ना हो कि सिस्टम ठीक हो गया है और इंतखाबात उसी तरह के होने जो 2024 में हुए, तो फिर ये चेहरे बदलने का फायदा क्या है? फिर ये इंतखाबात कराने का फायदा क्या है? तो इसलिए इंतखाबात कराने से, और इंतखाबात जरूरत है मुल्क के लिए, ये नहीं है कि हम इंतखाबात जरूरत है,
और जब तक इंतखाबात नहीं होंगे साफ और शफाफ, मुल्क की ना मईशत ठीक हो सकती है, ना अमन ठीक हो सकता है, ना दीगर मसाइल ठीक हो सकते हैं। इसलिए ये लाजम है आपको कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराना, असली अवामी नुमाइंदों के हाथ में हुकूमत देना। क्या उसमें कोई पार्टी में, हमें इसमें कोई एतराज नहीं कि पीटीआई आती है, पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग आती, कोई भी आए, हमें इस पर एतराज नहीं है। लेकिन हर आदमी को जो पता होना चाहिए कि मैंने जो वोट डाला है वो वोट सही जगह पे गया है और उसका अनाउंसमेंट सही हुआ है। ये नहीं होना चाहिए कि 2018 में भी सिलेक्टेड लोग आ गए और 2024 में भी उनकी मर्जी के 47 फारूक से आ गए, तो फिर हमें इन इंतखाबात को बार बार रिपीट करना, उसका फायदा तो नहीं, उल्टा कौम का नुकसान है जी। अच्छा गौरी साहब, ये यकीन दहानी आपको कौन करवाएगा कि अब सिस्टम ठीक हो गया है, अब जो इंतखाबात होंगे वो ठीक होंगे? ये यकीन दहानी आप किसकी तरफ से किसको कह रहे हैं कि किसको करवानी है ये यकीन दहानी? ये तो हुकूमत को करना है, जिम्मेदार तो हुकूमत है। हुकूमत हमें बताए कि ये ठीक करने के लिए उसने क्या लाएमल इख्तियार किया है, आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है, इसको कैसे साफ और साफ इंतखाबात हो सकते हैं। ये तो हुकूमत ने हमें क्लियर करना है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत पाकिस्तान ने दूर करना है, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने दूर करना है। और जब तक हमें वो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे दूर नहीं होते, मैं समझता हूँ नया इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। और नए इलेक्शन के बाद भी इसी तरह के पपट आके बैठ जाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग आज आप देखें ना जी, कि बलूचिस्तान की सूरत कितनी नाजुक है, 5-6 अजला है जहाँ कभी ना वज़ीर आला जा सकता है, ना उनका वज़ीर जा सकते हैं। कल या परसों से आपने देखा होगा कि एमपी साहब की वहाँ उनको उन्होंने घेर लिया है और उनको नहत्ता कर दिया है। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नहत्ता करना बहुत बड़ा वाक़या होता है, मामूली वाक़या नहीं होता है। इस तरह केपी में आप देखें ना, इतना बड़े वाक़या वहाँ हुआ पारा चिनार में, और वाक़यात हुए, हमारा वज़ीर आला भी नहीं गया, हमारी वहाँ पर गवर्नर साहब भी नहीं गया, ना कोई वजीर गया, ना वो जहाँ वहाँ कुरम में पहुँच सके। तो आज भी सूरत वहाँ की वही है। कर्क में कभी वज़ीर आला केपी के पिछले 1.5 साल में नहीं जा सका, और उसके हालांकि डायरेक्ट का 1 घंटे का सफर है। बटेली का इलाका है, साउथ वजीरिस्तान है, यहाँ कभी हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। तो ये इसलिए हो गई है कि ये लोग अवामी नुमाइंदे नहीं है, वो लोग इनको अपना नुमाइंदा नहीं समझते जो असम्बली में बैठे हुए। वहाँ भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वहाँ से भी सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, लेकिन वहाँ के अवाम इनको नहीं समझते अपने नुमाइंदा, और यही वजह है कि ये अपनी रेट हुकूमत वहाँ कायम नहीं कर पा रही है। तो साफ और शफाफ इंतखाबात के बगैर इस मुल्क का फ्यूचर दुरुस्त नहीं किया जा सकता, ना हाल दुरुस्त किया जा सकता है। माजी के तजर्बात से हमें फ़ायदा उठाते हुए आप मौजूदा सूरत हाल में साफ और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी है, उसके बाद मईशत भी ठीक हो जाएगी। आप देखें ना, आज आपके IMF आती है और वहाँ पर इतना यकीन नहीं करती कि आपके चीफ जस्टिस से जाके पूछती फिर रही है कि जी हम इनको लोन दे या ना दे, या आपका जस्टिस सिस्टम क्या है। तो हालात इस तरफ जा चुके हैं कि आप कोई आप पर एतमाद, ना कौम आप पर एतमाद करती है, ना बाहर के लोग आपको एतमाद करते हैं, बल्कि जो अदारे हैं जो आपको कर्जा देते हैं, लोन देने वाले अदारों की अजीब अजीब शराइत आपके सामने आती है, जिनको देख के आदमी चौंक जाता है। तो हम किस कदर दूर जा चुके हैं जमहूरियत से, या पाकिस्तान के इस कदर इस अमन अमान से, या मईशत से हम कहीं दूर खड़े हुए हैं। और ये जो खुशगुन बातें होती हैं रात के चैनलों पे बैठ के वज़रा हज़रात करते हैं, आज तो माशाल्लाह 23-24 नया अरकान भी आ गया। लगता है पाकिस्तान की मईशत तो बहुत पैसा आ गया हमारे पास, इनको दफ्तर नहीं मिलेंगे, इनको गाड़ियाँ ही मिलेगी, इनको प्रोटोकॉल भी मिलेगा। पहले तो हुकूमत जो ये सारा इसके बाद, और आवाम को बड़ा फ़ायदा हो गया होगा, बिजली की कीमत भी कम हो गए होंगे, पेट्रोल की कीमत भी कम होगी, अवामी के मसाइल भी हल हो गए, और ये अपने 24 आदमी जैशों के लिए और लगा लिए। तो जब तक ये इन लोगों को जरूरत नहीं है, ये लोगों को जरूरत नहीं है अवाम में जाने की, इसलिए कि आप वोट इनको किसी जिन्होंने इनको वोट ही नहीं अवाम ने दिया, ये किसी और के नुमाइंदे हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं, उनको परवाह नहीं किसी बात की। अच्छा गौरी साहब, आपकी जितनी भी मैंने अभी गुफ्तगू सुनी, आपने जो भी अभी बात की, मैं अगर उससे कैलकुलेट करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रंजिशें मौजूद हैं, और बड़ी हद तक रंजिशें मौजूद हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ग्रीन सिग्नल कहां से मिल गया, या किसने दे दिया कि JUI पे जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है, और जो रमजान के बाद या ईद के बाद जो है वो एक ग्रैंड ऑपोजिशन बनेगा हुकूमत के साथ, फिर वही दमादम मस्त कलंदर वाली बात होगी, सड़कों पे आएंगे? अभी तो मुझे बहुत दूरियां लग रही हैं। देखिए, मैंने तो आपको वो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं ना, उन्होंने हमसे कोई मशवरा भी नहीं किया, और इसके बाद तहरीक भी शुरू कर दी, सारा कुछ हो गया। अभी ग्रैंड लाइन बना भी नहीं है, आज भी तो बाकायदा किसी ग्रैंड लाइन की तो ऐलान आज नहीं हुआ, कोई किसी इत्तेहाद का ऐलान तो नहीं हुआ। तो ये सोलो फ्लाइट जो है, ये इत्तेहाद के दरमियान में हमने पहले इससे बड़े नुकसान उठाए हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हमने लास्ट ईयर भी बड़े नुकसान उठाए हैं, कुर्बानियाँ हम देते हैं
3-3, 4-4, 15-15, 20-20 दिन हम इस्लामाबाद की रोडों पे बैठे रहे आपके सामने। 3 साल हमने तहरीक चलाई है। मेरे मोहतरम सदर साहब और मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब तो पाकिस्तान में भी नहीं थे, चले गए थे जब हमने यहाँ तहरीक चलाई है। हमने किसी चीज़ से नहीं हुआ, हमने तहरीक इंतखाबात के लिए चलाई है। और आज जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं वो वही लोग हैं जो कल हमारे साथ खड़े थे। आज उनको ये इंतखाबात और साफ और शफाफ नजर आ जाते हैं और समझ रहे हैं नजर है। तो हम इस तरह के किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। जब शहबाज शरीफ का चेहरा बदलने के बाद बिलावल साहब का ले आए या इमरान खान का चेहरा ले आए, हम चेहरे बदलने के लिए हम निज़ाम ठीक करने की बात करते हैं। हमारे साथ जिसमें चल रहा है मोस्ट वेलकम करेंगे, हमारे साथ चलें, पहले निज़ाम ठीक करें, फिर इंतखाबात की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अवॉय साहब आपका कि आपने इतनी तफसीलन हमें बात बताई और ये भी हमें अब एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई है कि ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस कहाँ पे खड़ा हुआ है। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।